माई सेल्फ डॉक्टर डी एन गुप्ता। और बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था कल कि हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड और जो यूनिट फर्स्ट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इस चैप्टर को कल हम लोग ने स्टार्ट किया था। बच्चों लिविंग वर्ल्ड्स में मैंने आपको बताया था कि मुख्यतः 4 हेडिंग्स हैं। पहला है कि व्हाट इज लिविंग, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड सेकंड, थर्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड फोर्थ टैक्सोनॉमिक ऐड। इन 4 को हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले कल जो हम लोगों ने व्हाट इज लिविंग के बारे में हम लोगों ने काफी कुछ बात करी थी और अगर मैं आपको बताऊं कि कितनी चीजें हम लोगों ने कंप्लीट करी हैं तो ये जो पैराग्राफ है यहीं से आज हम लोगों को एमसीक्यूज लगाने हैं। बच्चों ये एक ऐसी टेक्निक है कि आप पर्टिकुलर पैराग्राफ को पढ़ें और उससे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं अगर उस क्वेश्चंस को आप लगा लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस 200% बढ़ जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किन पैराग्राफ्स को हम लोगों ने कल के लेक्चर्स में कंप्लीट किया था और अबाउट उन पैराग्राफ से अबाउट 16-17 क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कितने पैराग्राफ हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। तो सबसे पहले लिविंग वर्ड्स का जो ये इंट्रोडक्शन दिया गया है इस फर्स्ट पैराग्राफ में, इसको हम लोग ने कंप्लीट किया था। फिर यहां से क्वेश्चन उठता था कि व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है, तो इस पैराग्राफ को हम लोग ने कंप्लीट किया था। यस, जिसमें सबसे पहले हम लोग ग्रोथ की बात करी थी, फिर हम लोग ने रिप्रोडक्शन की बात करी, रिप्रोडक्शन के बाद हम लोग ने कुछ अनदर कैरेक्टर्स थे जैसे मेटाबॉलिज्म की बात करी, फिर हम लोग ने बात करी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की और फाइनली हम लोग ने बात करी थी कॉन्शियसनेस की। इसके अलावा बच्चों हम लोग ने और भी 1-2 एस्पेक्ट देखे थे। तो फाइनली हम लोगों ने यहां तक कल हम लोग ने यहां तक एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, ठीक है। तो जो अब हम एमसीक्यूज आज लगाएंगे वो यहीं तक के पैराग्राफ से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं और ये जो पैराग्राफ है इन पैराग्राफ में किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको आप देखें। और सबसे पहले सभी बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये एमसीक्यू सेशन लगाने के पहले जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है उसको आप जरूर देख लें, जिससे जो अब एमसीक्यूज आपके सामने आएंगे उसको लगाने में आपको बहुत मदद मिलेगी और कॉन्फिडेंस भी आपका डेवलप होगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एमसीक्यूज लेते हैं इन पैराग्राफ्स के और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो देखिए पहला क्वेश्चन अब आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ इंक्लूड। और मैंने आपको बताया था ग्रोथ के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पहला इंक्रीज इन मास और दूसरा इंक्रीज इन नंबर। देखो बच्चों मैं एक चीज आपको शुरू में ही आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पैराग्राफ है वो ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है एनसीईआरटी की कि आप लिविंग और नॉन लिविंग्स के बीच में अंतर कैसे करेंगे। और हमने देखा था कि वहां पर 5 पॉइंट्स थे जिसको हम लोग ने डिस्कशन किया था। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, पहला पॉइंट था हमारा ग्रोथ, सेकेंड था हमारा रिप्रोडक्शन, थर्ड था हमारा एम फॉर मेटाबॉलिज्म, फोर्थ था हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फिफ्थ था हमारा कॉन्शियसनेस, राइट। अब इसमें आपको कैसे आप डिसाइड करेंगे कि पर्टिकुलर कैरेक्टर डिफाइनिंग है या नहीं, तो इसके 2 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है, पहली शर्त यह है कि वो कैरेक्टर उसमें कोई भी एक्सेप्शन ना हो। शर्त समझिएगा क्या कह रहा है, उसमें कोई एक्सेप्शन ना हो और वो नॉन लिविंग में ना हो, मतलब नॉन लिविंग में ना पाया जाता हो। तो पहली शर्त यह हो गई, ठीक है। पहली शर्त क्या हुई कि उसका कोई एक्सेप्शन ना हो, यस, नॉन लिविंग में ना पाया जाता हो। और सेकेंड, वो कैरेक्टर सिर्फ आपको लिविंग में ही मिले तो वो डिफाइनिंग कैरेक्टर होगा। 2 शर्तें हैं, क्या मैंने बताया, पहली शर्त क्या बताया, कोई एक्सेप्शन नहीं हो और नॉन लिविंग में तो मिलता ही ना हो, नॉन लिविंग में बिल्कुल ना हो, और सेकेंड लिविंग में हो और वहां पर भी कोई एक्सेप्शन ना हो। तो यहां पर मैं जैसे कि हम लोगों ने ये पॉइंट आप माइंड में रखिएगा, आगे पॉइंट्स आपके काम आएंगे। चलिए तो यहां पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ इंक्लूड। तो ग्रोथ की कैरेक्टरिस्टिक्स के 2 पॉइंट होते हैं, पहला होता है इंक्रीज इन मास और सेकंड होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, अर्थात बोथ ए एंड बी। देखिए राइट आंसर हो गया हमारा सी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्लांट ग्रो थ्रू आउट लाइफ बाय विच मेथड। और हम लोग ने पैराग्राफ में पढ़ा था कि प्लांट ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो पूरी थ्रू आउट लाइफ ग्रो करते हैं
और हमेशा चाहे वो यूनिसेलुलर हो या वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, हमेशा सेल डिवीजन एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके द्वारा ही हम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ग्रो करते हैं। तो निश्चित रूप से इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए बच्चों? इसका राइट आंसर होना चाहिए सेल डिवीजन। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आप बैक्टीरिया का एग्जांपल ले सकते हैं, कैन बी ऑब्जर्व। हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ को कैसे ऑब्जर्व करेंगे? तो देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि यूनिसेलुलर के केस में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही टर्म है, मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को आप अलग अलग नहीं कर सकते। लेकिन मल्टीसेलुलर के केस में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग टर्म थे। तो हम यहां क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर के केस में क्या होता है, ये इंक्लूसिव टर्म है, एक ही टर्म है। तो अगर हमें बैक्टीरिया की ग्रोथ पता करना है तो सिंपल सा, जिस कल्चर में हमने उसको डाला है उसको हम वहां पर काउंट कर लें कि बैक्टीरिया की सेल कितनी है। तो जब आप इसको 4 आंसर यहां पर देखेंगे, काउंटिंग द मास ऑफ कल्चर्ड सेल, यस, मास को तो आप काउंट ही नहीं कर सकते, इसलिए आंसर आपका गलत हो जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है? एनालाइजिंग द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट। आप न्यूट्रिएंट्स के अमाउंट को एनालाइज कर ले, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ग्रोथ को ऑब्जर्व ही नहीं किया जा सकता, इसका भी मतलब नहीं। ग्रोथ को ऑब्जर्व किया जा सकता है सिंपली अगर हम बैक्टीरिया सेल को काउंट कर लें कि कितने समय में कितनी सेल्स बनी है। तो फोर्थ आंसर देखिए क्या कह रहा है? सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग इन विट्रो कल्चर। यस, सिंपली हम माइक्रोस्कोप के अंदर रख के कल्चर में देख लें कि सेल कितनी बनी है, तो उससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? ये क्वेश्चन उन्हीं पैराग्राफ से बच्चों जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो जो भी बच्चे नए हैं वो लेक्चर मेरा जरूर लगाएंगे। दूसरा मैं आपसे ये कहना चाहता हूं बच्चों, क्योंकि आपकी फीस लगती नहीं है, टाइम जरूर लगता है, लेकिन अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना मत आप भूलिए। लाइक और शेयर जरूर अपने दोस्तों के साथ करें, लाइक तो आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और अगर लाइक नहीं किया तो अभी कभी लाइक कर दीजिए जरूर, तुरंत अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर। मैंने क्या बताया था? हायर एनिमल और प्लांट्स में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, हमारी एनसीईआरटी क्या कहती थी? दोनों अलग अलग टर्म है, अर्थात एक्सक्लूसिव टर्म है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? देखो पहला ही है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो राइट आंसर तो ए होना चाहिए। जरा बी देख लेते हैं, कह रहा सिनोनिमस इवेंट्स हैं, कोई मतलब नहीं है। सिनोनिमस इवेंट्स कहां पर होते? आपके यूनिसेलुलर के केस में। सिनोनिमस इवेंट ड्यूरिंग इन विट्रो, ये भी गलत हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चों। अब जिन बच्चों ने मेरा पिछला वाला लेक्चर्स लगाया होगा उनके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, among the following which is a common phenomena exhibited by living and non-living organism to show the feature of growth? yes, living में भी और नॉन लिविंग में, दोनों में आपको ये फीचर्स मिलता हो। तो मैंने आपको बताया था ग्रोथ के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या? पहला इंक्रीज इन मास और सेकंड बताया था इंक्रीज इन नंबर। तो यहां पर इंक्रीज इन मास जो है आपको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में मिलता है। यस, और मैंने आपको क्या बताया था? डिफाइनिंग कैरेक्टर होने के लिए पहली शर्त क्या है कि विदाउट एक्सेप्शन वो सिर्फ लिविंग में मिलता हो, और सेकंड मैंने क्या बताया था कि वो नॉन लिविंग में कैरेक्टरिस्टिक्स ना दिखता हो। तो राइट आंसर यहां पर क्या होना चाहिए? राइट आंसर होना चाहिए इंक्रीज इन मास। तो इंक्रीज इन मास आपको नॉन लिविंग में भी मिलता है और सिर्फ नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में आपको देखने को मिलता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन मास। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन आपको आसान लग रहे होंगे क्योंकि आपने वो पैराग्राफ प्रॉपर तरीके से पढ़ा है। व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ इज एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें जो ग्रोथ आती है वो बाहर से आती है, चीजें उसमें एक्यूमुलेट होती रहती है, ऊपर आके डिपॉजिट होती रहती है।
और जो लिविंग होता है उसमें ग्रोथ कहां से आती है? अंदर से आती है ना। और जो नॉन लिविंग है उसमें ग्रोथ कहां से आएगी? बाहर से आएगी। तो ये सबसे बड़ा अंतर है। तो देखिए क्या कह रहा है कि नॉन लिविंग में ग्रोथ कैसे एग्जिबिटेड होगी भाई? एक्यूमुलेशन हो जाएगा किसका? मटेरियल का। कहां पे? उसके सरफेस में। जबकि इनसाइड में नहीं हो, इनसाइड में कहां पर होता है? लिविंग में होता है, सेल डिवीजन से। ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड नो, कभी भी नहीं होगी, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस। तो राइट आंसर हो गया हमारा ए। बच्चों जब भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िए और फिर स्वयं से आंसर देने का प्रयास करिए। बाकी मैं आपके साथ डिस्कशन तो कर ही रहा हूं, ओके। और ये डिस्कशन हमारा पूरी एनसीईआरटी के लिए जारी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए ट्रू रीजनरेशन वाज ऑब्जर्व्ड इन। देखो बच्चों रीजनरेशन का भी दो तरीके का होता है। कभी आप घरों में देखते होंगे कि जो लिजार्ड्स होती हैं, छिपकलियां होती हैं, जब उनकी पूंछ टूट के अलग हो जाती है तो वहां पर एक नई पूंछ आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पूंछ वहां से टूट के अलग हुई उससे एक नई छिपकली बन जाए, ऐसा नहीं होता। तो वो ट्रू रीजनरेशन नहीं है। ट्रू रीजनरेशन का केस ये बोलता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म का कोई भी पार्ट अगर टूट के अलग हो जाए और उससे फिर एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए तो हम उसको बोलते हैं ट्रू रीजनरेशन। और ये जो पॉइंट है वो आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, जो पैराग्राफ मैंने आपको बताया था, और वहां पर साफ साफ लिखा था ट्रू रीजनरेशन किसके द्वारा शो होता है? प्लेन एरिया के द्वारा शो होता है। तो राइट आंसर यहां पर क्या होना चाहिए? राइट आंसर होना चाहिए यहां पर प्लेन एरिया। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यस, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, आपको ऑर्गेनिज्म का एक सेट देखना है जो रिप्रोड्यूस होते हैं फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। और फ्रेगमेंटेशन क्या है? एसेक्सुअल मोड है रिप्रोडक्शन का। तो देखो सबसे पहले आपको पता है कि जो भी लोअर ग्रुप्स हैं, फंगी के हैं, फिलामेंटस एल्गी हैं, वहां पर आप देखिए बॉडी का कोई भी पार्ट टूट के अलग होता है, उससे नया एक ऑर्गेनिज्म बन जाता था। तो सबसे पहले जरा हम देखें पहले अमीबा, फंगी एंड अर्थवर्म। अमीबा और फंगी में तो देखने को मिलता है लेकिन अर्थवर्म में देखने को नहीं मिलता है। फंगी में फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है, फिलामेंटस एल्गी में भी देखने को मिलता है, और मासेस ऑफ प्रोटोनीमा यस यहां पर भी देखने को मिलता है। हाइड्रा में फंगी, अमीबा एंड बैक्टीरिया, अर्थवर्म, बैक्टीरिया एंड फंगी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो दो टर्म होते हैं, एक होता है सिनोनिम्स और एक होता है एंटोनिम्स। सिनोनिम्स को हिंदी में बोलते हैं समानार्थक शब्द, और एंटोनिम्स को क्या बोलते हैं? विपरीत शब्द। तो यहां पर कह रहा है कि जो रिप्रोडक्शन है वो सिनोनिम्स है ग्रोथ के साथ, मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही अगर हम मानेंगे किस फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म में, तो निश्चित रूप में वो सेट कैसा होना चाहिए? वो सेट होना चाहिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। तो जरा देख लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर एल्गी यहां पर दिया गया है, और अमीबा भी यूनिसेलुलर है। जरा दूसरा सेट देख लेते हैं, बैक्टीरिया, अमीबा एंड फंगी। फंगी यहां पर मल्टीसेलुलर है तो ये अलग हो जाएगा। यूनिसेलुलर एल्गी एंड फंगी, फंगी मल्टीसेलुलर तो ये भी नहीं होगा। यूनिसेलुलर एल्गी एंड फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस एल्गी तो मल्टीसेलुलर हो गई। तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी एंड अमीबा। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। यस, राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? कह रहा है कि वाई रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज एन inclusive defining characteristics of all living organisms। कह रहा है कि रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों नहीं मानते? तो मैंने आपको बताया है कि कोई भी टर्म, कोई भी पॉइंट डिफाइनिंग तभी माना जाएगा जब वो दो शर्तों को पूरा करता हो। पहली शर्त मैंने क्या बताया था? कोई भी एक्सेप्शन ना हो, कोई भी एक्सेप्शन ना हो, और सिर्फ वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिले, ठीक है। और सेकेंड, वो चीज आपको नॉन लिविंग में देखने को ना मिले। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर क्या कह रहा है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो रिप्रोड्यूस, मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर स्टेराइल। आपको पता है बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जहां पर
वो स्टेराइल होते हैं और रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जिसका एग्जाम्पल क्या है, म्यूल। अब देखिए कह रहा है कि वो कोई एक्सेप्शन ना हो, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिले। अब देखो यहां पर एक्सेप्शन तो है ना, यहां पर क्या एक्सेप्शन है कि जो म्यूल है या स्टेराइल बी है, जो स्टेराइल कपुल है, वो लिविंग है लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो ये एक्सेप्शन हो गया ना, इसीलिए रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं मानते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर स्टेराइल। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, which of the following characteristics is not a defining character of living organism। और मैंने शुरू ही आपको बताया था ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दो ऐसे टर्म हैं जो डिफाइनिंग नहीं है, क्योंकि ग्रोथ में जो इंक्रीज इन मास था और इंक्रीज इन नंबर की बात हमने करी थी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज की, और रिप्रोडक्शन, ये दोनों टर्म्स को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं मानते, डिफाइनिंग टर्म्स नहीं मानते। तो पहला ए में सिर्फ ए दिया है तो इसको हम नहीं लेंगे, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यस इसको ले लेंगे हम, और मेटाबॉलिज्म तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होता है, आपको पता ही है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। ओके बच्चों, तो राइट आंसर हो गया हमारा इसका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, मेटाबॉलिज्म कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज। मेटाबॉलिज्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे, आपको पता है मेटाबॉलिज्म दो टर्म होते हैं, दो टर्म से मिलकर बना है, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में चीजें बनती हैं और कैटाबॉलिज्म में चीजें टूटती हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो सबसे अच्छा मेटाबॉलिज्म को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ऐसा प्रोसेस है इन विच ए केमिकल इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा टर्म है जिसमें बॉडी के अंदर केमिकल्स बनते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक केमिकल जो है डिस्ट्रॉयड होते हैं इनसाइड द बॉडी। तो पहला तो देखो बन रहे हैं तो ये एनाबॉलिज्म हो जाएगा, और सेकंड क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है तो ये कैटाबॉलिज्म हो जाएगा, तो दोनों अभी अधूरे हैं। तीसरा क्या कर रहा है, ये सम है, टोटल है, कितनी जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारे बॉडी के अंदर, और यही तो मैंने आपको बताया कि दो ही तरीके की तो रिएक्शंस होती हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, और उसी का टोटल है क्या हमारा, मेटाबॉलिज्म। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसमें किसमें आपको मेटाबॉलिक रिएक्शन देखने को मिलेगा, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली, सिर्फ क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, बोथ इन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, थर्ड कह रहा है इन सेल फ्री सिस्टम, और थर्ड डी कह रहा है बोथ ए एंड सी। देखो बच्चों मेटाबॉलिक ऐसे रिएक्शंस हैं जो हमारे बॉडी के अंदर होती हैं, लेकिन इन रिएक्शंस को हम लैब में भी करा सकते हैं, लेकिन वहां पर ये रिएक्शंस जीवन का कारण नहीं बनती। जब यही रिएक्शन सेल्स के अंदर हो रही है तो उसकी वजह से ही जीवन है, क्योंकि आपको पता है जैसे बंदे की डेथ होती है सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस बंद हो जाते हैं। तो यहां पर राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए इसमें कि सेल फ्री सिस्टम में भी होगा और लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस क्यों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माना जाता है ऑर्गेनिजम्स में? बच्चों कॉन्शियसनेस को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हमने मानते हैं क्योंकि हमने मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, ये तीनों ऐसे हैं जो आपको सिर्फ लिविंग में देखने को मिलते हैं, नॉन लिविंग में देखने को नहीं मिलते, अर्थात इस शर्त को पूरा करते हैं, इसीलिए हम कॉन्शियसनेस को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कह रहा है कि फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक टेंपरेचर एंड लाइट। ह्यूमन इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। या क्या है आंसर? ऑल ऑफ द अबव। तो कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ये प्लांट्स और एनिमल्स में दोनों में आपको देखने को मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका
ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि प्लांट भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू, चाहे वो टेम्परेचर हो या लाइट हो, और ह्यूमन भी अवेयर होता है हिमसेल्फ को लेकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है? चलिए, लेकिन देखो कॉन्शियसनेस में एक चीज आपको दिमाग में जरूर आएगा कि जब हम लोग पैराग्राफ पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने एक एग्जांपल लिया था कि अगर कोई बंदा है जो कॉमा में है, तो कॉमा का मतलब ये है कि उसका ब्रेन तो डेड हो गया है। अब ब्रेन डेड हो गया तो ब्रेन ही काम करता है, सारी जो भी एक्टिविटी है। तो जब ब्रेन डेड है, दूसरी चीज क्या है कि जरूरी नहीं कि कॉमा में जाने के बाद बंदा फिर जीवित ही हो जाए। इसलिए कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने में मुश्किल होती है कि यहां पर ह्यूमन के केस में, लेकिन प्लांट के केस में ऐसा नहीं है। इसीलिए हमने यहां पर कॉन्शियसनेस को भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज फ्रॉम ए टिश्यू इटसेल्फ। देखो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, ये क्या पूछ रहा है। जब आप वहां पर एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो टिश्यू बनता है, जो टिश्यू एक बनता है, वो बहुत सारी ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बनता है ना। और इस टिश्यू में ऐसी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है जो एक सिंगल सेल में देखने को नहीं मिलती है। मतलब जब ये सेल्स कई ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बनाती है और टिश्यू मिलकर जब एक ऑर्गन बनता है तो उस ऑर्गन में जो प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है वो सेल में देखने को नहीं मिलती है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स की ओर बढ़ेंगे, अगर आप ह्यूमन को देखें तो ह्यूमन में ऐसी प्रॉपर्टीज है, भले ही ह्यूमन की बॉडी एक एक सेल से मिलकर बनी है, लेकिन एक सिंगल सेल में वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी जो आपको एक ह्यूमन के अंदर मिलती है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो हायर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है वो इमर्जेस कैसे होगा। भाई सिंपल सी बात है कि जब इंटरएक्शन होगा डिफरेंट ऑर्गेनल्स के बीच में और ये ऑर्गन्स मिलकर सिस्टम बनाएंगे और कई सिस्टम मिलकर जब एक बॉडी बनाएगी या ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे, तभी हम बोलेंगे कि हायर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन यहां पर है। तो सिंपल सी बात है, पहला कह रहा है टिश्यू इटसेल्फ, नो। हायर लेवल की बात कर रहा है तो यहां पर इंटरएक्शन होना होगा किसके बीच में? ऑर्गेनल्स के बीच में। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इंटरएक्शन अमंग ऑर्गेनल्स। क्लियर हुआ इस क्वेश्चन का आंसर? और ये सारे पॉइंट्स कहां से आ रहे हैं? जितना हम लोग ने स्टडी करी। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जितना हम लोग ने पढ़ा था। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो हायरार्की है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की लिविंग बीइंग्स में, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो पहले तो ये सब सेलुलर आ गया, जबकि सेलुलर के बाद सब सेलुलर होना चाहिए तो गलत हो गई हायरार्की। फिर कह रहा है एटम। एटम क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किसके अंदर होंगे? सेल के अंदर। सेल क्या बनाएंगे? टिश्यू। टिश्यू क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन से बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम, और कई ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? इंडिविजुअल को। तो यस, सही हायरार्की आपके सामने है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ने देखा कि हम लोग ने जो लिविंग और नॉन लिविंग्स के बीच में जो 5 पॉइंट्स की बात करी थी, उससे रिलेटेड 16 क्वेश्चन अबाउट वहां पर बन रहे हैं, जिसको मैंने आपके सामने रखा है। और अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो इससे बाहर आपको नहीं आएगा। अब आपको करना क्या है कि मैं हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पैराग्राफ के आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर करीब 3-4 पैराग्राफ खत्म करेंगे और फिर उन पैराग्राफ से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उनको लेंगे। तो बच्चों इस तरह से अगर पूरी एनसीईआरटी को मेरे साथ कवर करना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करना मत भूलिए, और रेगुलर मेरे साथ ऐसे लेक्चर अटेंड करेंगे तो मैं आपको दावा करता हूं कि 90 में से 90 क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा नीट के एग्जाम में, और हर एक बच्चा जरूर डॉक्टर बनेगा। क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नीट में 50% सिलेबस को कवर करता है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और उसी पैराग्राफ से फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।